Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start History Class 9 Chapter 1 The French Revolution Part 1 Part 2 कंप्लीट है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम सबने देखा था कि लुइस 16 ने जो बॉर्बन फैमिली के थे वो वहाँ के किंग बन गए थे। बाद में वहाँ पे बहुत सारे कर्ज हो गया था, कम से कम 1 बिलियन का कर्ज लिया था जो बढ़ के 2 बिलियन का हो गया था। वहाँ पे सारे टैक्सेस जो होते थे वो थर्ड स्टेट को पे करने पड़ते थे। जो चर्च का टैक्स होता था उसको थिस कहते थे, जो डायरेक्ट टैक्स होता था उसको टेल कहते थे। बाद में स्ट्रगल वहाँ पे जो ब्रेड का प्राइस था वो भी बहुत बढ़ गया था। वहाँ पे जो मिडिल क्लास थी वो सोचती थी कि कोई भी जो हमारे सोसाइटी में किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। वहाँ पे जो ऑथर थे जैसे मॉन्टेस्क्यू थे, रूसो एंड लॉकी थे, उन्होंने भी अच्छे अच्छे बुक्स लिखे थे। स्पिरिट ऑफ लॉ, सोशल कॉन्टेक्स्ट लिखा था, ये सब लिखा था। जानो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो मतलब फ्रेंच के लोग थे उनके माइंड में ये आए कि जो किंग है वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। फिर आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन भी देख लिया था। फ्रांस जो था वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बन गया। वहाँ के राजा ने लेजिस्लेचर ने कैसे हाँ कह दिया कि ठीक है हम आपके लॉस और कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेंगे। एंड बाद में हमने ये सब भी देखा था कि रेन ऑफ टेरर में रॉबेस्पियर जो थे वो उसने कितनी कितनी बेकार बेकार बैड्स मैटर बनाए थे, पनिशमेंट बनाए थे। बाद में उसको जुलाई 1794 को उसको फांसी दे दी गई थी। एंड बाद में हमने ये भी देख लिया था जो वो जैकोबियन गवर्नमेंट थी उस मतलब डायरेक्टर थे वो भी बाद में जैकोबियन क्लब्स को भी बंद हो गए। बाद में उसके बाद हमारा ये स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या है, ह्यूमन जो है उन्होंने अटैक कर दिया था शॉप पे क्योंकि वहाँ पे वो लंबी लाइन में खड़े थे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते द एवोल्यूशन ऑफ slavery. So one of the most revolutionary social reform of the Jacobean regime was the abolition of the slavery. स्लेव थे, स्लेव मतलब गुलाम थे फ्रेंच कॉलोनीज में, उनका एवोल्यूशन मतलब बंद कर देना। ओके ओके बाद में वहाँ पे जो कॉलोनीज थी जैसे कि कैरेबियन था, मार्टिन क्यू था, गुआडेलूपे था, सेंट डोमिंगो था, ये सब जो थे ये सब क्या थे, एक जगह का नाम था जहाँ पे इम्पोर्टेंट सप्लाई होती थी प्रोडक्ट्स की जैसे कि टैबाको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ीज़ की। बट द यूरोप जो थे उन्होंने मना कर दिया कि हम कहीं दूसरी जगह पे जाके काम नहीं करेंगे। अनफेमिलियर लैंड मतलब जो हमारे देश के हम बाहर जाके काम नहीं करेंगे और प्लांटेशन नहीं करेंगे। इसकी वजह से जो कैरेबियन आइसलैंड था वहाँ पे स्टोरेज बहुत मतलब कमी पड़ गई थी प्लांटेशन की। सो ये जो बाकी ये जो मसला था मतलब ये सब जो सोल्यूशन कैसे किया गया, उन्होंने ये एक प्रोसेस चालू खोला, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच हो रहा है। द स्लेव ट्रेड जो था वो 17वीं सेंचुरी में हुआ था, जहाँ पे जो फ्रेंच मर्चेंट मतलब जो फ्रेंच जो व्यापार करते थे स्लेवरी का, उन्होंने नेंटेंस और बॉर्डिव्स की अफ्रीकन कोस्ट तक उनको पहुंचा दिया। और जहाँ पे स्लीव्स मतलब जो लोकल चिपेंट्स होते थे उन्होंने ख़रीदा और उन्होंने उनको बेच दिया। किसको बेचा था? प्लांटेशन ओनर्स को। तो उससे पहले जब उनको लाया जा रहा था ना तो उनको एकदम टाइटली पैक किया गया था 3 मंथ्स के लिए। मीन्स जो स्लीव्स जो थे उनको 3 मंथ के लिए टाइटली पैक्ड कर दिया गया था। सो आप सोच कि कोई आपको 3 मंथ के लिए पैक कर दे तो आपको कैसा फील होगा। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो था, इसके बाद उन्होंने प्लांटेशन ओनर को क्या किया, बेच दिया। बाद में उन्होंने प्लांटेशन ओनर डिमांड करते थे क्या क्या उगाने की, उन्होंने कहा आप शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो ये सब लगाने को। जो वहाँ पे प्लांटेशन ओनर ने जिसने ख़रीदा था वो कहते थे आप शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो ये सब लगाओ। और पोर्ट सिटीज़ जैसे थी, बॉर्डिक्स एंड एंटेंस थे, उनकी जो इकोनॉमिक्स थी बहुत अच्छी हो गई थी, उनका जो स्लेव ट्रेड था बहुत अच्छा हो गया था। बाद में 18वीं सेंचुरी में थोड़ा क्रिटिसिज्म जो स्लेवरी थी फ्रांस में क्रिटिसिज्म हुआ। वहाँ पे द नेशनल असेंबली जो हुई उन्होंने बहुत सारे डिबेट के बाद राइट ऑफ मैन कहा कि ऑल फ्रांस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोस्त इन द कॉलोनीज बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। उन्होंने कोई पास लॉ नहीं किया था। उन्होंने क्या किया, स्लेवरीज को 1794 को सारी स्लेवरीज को फ्री कर दिया था फ्रांस में कि स्लेवरीज जो है अबॉलिश्ड हो गई है मतलब बंद हो गई है।
दिस हाउएवर बाद में ये वापस चालू हो गया था, मतलब स्लेवरी 1794 में बंद कर दी गई थी कि सारे फ्री हो गए। पर जब नेपोलियन बोनापार्ट आए तो उन्होंने वापस से स्लेवरी स्टार्ट की और उन्होंने बाद में प्लांटेशन ओनर को अंडरस्टूड देयर फ्रीडम। बाद में मतलब प्लांटेशन ने सोचा इनकी अंडरस्टूड उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। इसके वजह से 1848 में जाके रियल में 1848 में जाके पूरी तरह की जो स्लेवरीज थी वो एबॉलिश्ड हो गई, बंद हो गई। ओके, सो द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ? क्या पॉलिटिक्स जो वो पीपल के कपड़े, लैंग्वेज, उनकी बुक्स जो पढ़ते वो चेंज कर सकते हैं? द ईयर फॉलोइंग 1789 में फ्रांस ने बहुत सारे चेंज देखे लिव्स ऑफ मैन एंड वुमन एंड चिल्ड्रन, मतलब वहाँ पे अंतर भी होता था। तो जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी अपॉन देमसेल्फ टू पास द, उन्होंने एक पास लॉ किया हुज ट्रांसलेट, मतलब जो लिबर्टी एंड इक्वालिटी के ऊपर निर्भर था। वन इम्पॉर्टेंट लॉ, एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लॉ है जब जो बेस्टाइल को पूरा ख़त्म कर दिया गया समर 1789 में, एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब राजा जो होते थे, आप राजा के बिना कुछ काम कर सकते हैं। राजा को कहेगा कि आप तभी स्कूल जा सकते हो जब मैं इजाज़त होगी, तो इजाज़त के बिना आप राजा की इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो ओल्ड रिजमान मतलब ओल्ड उनके कल्चर में था कि जो सारे मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक, न्यूज़पेपर, प्ले जो थे, अगर ये सब तभी हो पाएंगे जब राजा उनको अप्रूव करेगा कि हाँ ये आप कर सकते। तो इस अब क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन सिटीजन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नेचुरल राइट। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स जो थी होती थी, हम प्रिंटेड पिक्चर अपने टाउन में फैलने लगी क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने सोचा कि राइट ऑफ मैन और सिटीजन मिलना चाहिए। इसकी वजह से जो न्यूज़पेपर, पैम्पलेट और बुक्स थे अब पूरी जगह फैल गए, पूरे कंट्री साइड में। दे ऑल डिस्कस द इवेंट ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। बाद में उन्होंने डिस्क्राइब और डिस्कस किया कि कैसे कैसे जो चेंज है फ्रांस में वो जो होता जा रहा है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। ईच साइड आउट टू कन्विंस द अदर ऑफ हिज पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, प्ले, सॉन्ग, फेस्टिवल, ये सब जो थे बहुत सारे लार्ज पीपल से एक्टिव हो गए। और इसकी वजह से ग्रैप्स एंड आइडेंटिटी आइडियाज, लिबर्टी और जस्टिस जो थी पॉलिटिकल फिलोसोफर की वजह से जो उन्होंने लिखी थी हैंडफुल से, वो कौन नहीं पढ़ पाता था, हैंडफुल से जो लिखी थी वो खाली एजुकेटेड पीपल ही पढ़ पाते। जैसे कोई एक एजुकेटेड पीपल है वही तो वर्ड्स को पढ़ सकता है, वैसे ही जो सारी फिलोसोफर ने बुक लिखी थी वो कौन पढ़ पाता था, खाली देखिए ऐसे कपड़े पहनते थे, खाली वही पहन सकते थे जो पढ़े लिखे थे, पढ़ सकते थे। इन 1804 में नेपोलियन बोनापार्थे ने खुद को क्या किया, राजा बना लिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेपोलियन बोनापार्थे 1804 में उन्होंने अपने आप को राजा बना लिया फ्रांस का। ही वॉज सेंट अ कॉन्क्रीट नेबरिंग, जो यूरोपियन कंट्रीज थी बाजू में डायनेस्टी थी, उसने एक बहुत बड़ा किंगडम बना दिया। वेर ही प्लेस मेंबर ऑफ, जहाँ पे उन्होंने जैसे मंत्री अपने घर का, जैसे कोई राजा, आप मान लिया आप राजा बनोगे तो जो मंत्री है वो आप अपने घर वालों को बनाएगा ना, उसने वैसे हो किया। नेपोलियन जो था वो अपने आप को एक मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मतलब विकासित यूरोप का राजा समझता था। ही इंट्रोड्यूस, उसने बहुत से लॉ मतलब इंट्रोड्यूस किए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे बचाया जाए, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, यूनिफॉर्म सिस्टम जो था वेट का, मेजर प्रोवाइड बाय डेसिमल सिस्टम, जो मेजर है कैसे प्रोवाइड किया जाएगा डेसिमल सिस्टम। इनिशियल मैंने नेपोलियन ने खुद को एक फ्रीडम ऑफ पीपल मतलब दिलाई। लोग सोचते थे कि नेपोलियन ही हमें फ्रीडम ही दिला सकता है, बट सून नेपोलियन आर्मीज केम टू व्यू एवरीवेयर इन्वेडिंग फोर्स, ही वॉज फाइनली फेटेड। और जो वो लड़ाई मतलब नेपोलियन हर जगह लड़ाई करता था, एक इसी की वजह से 1850 में वाटरलू में वो हार हो गई। मैनी ऑफ हिज मेजर, मतलब उसके जो आइडियाज़ जो उसने दिए थे मरने के पहले वो पूरे यूरोप में फैल गए। लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ जो उसने दिए थे वो पूरे वर्ल्ड में फैल गए। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट्स एंड डेमोक्रेटिक फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस स्प्रेड, ये पूरे फ्रांस से हुआ था, रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th व्हेन द वे फ्यूडल सिस्टम जो एबॉलिश्ड हो गया था, और जो कॉलोनिस्ट पीपल जो थे वो अपने आइडिया पे वापस से काम करने लगे और मूवमेंट जो था क्रिएट आया, उन्होंने एक अच्छा स्टेट बनाया।
मतलब एक अच्छा कंट्री बनाया। जब ये लुइस स्टीन और रॉबिस्पियर मर गए थे, उसके बाद एक अच्छा उन्होंने क्या बनाया, एक अच्छा कंट्री बनाया नेपोलियन बोनापार्ट थे के बाद, क्योंकि नेपोलियन ने इतने अच्छे आइडियाज़ दिए थे कि वो बाकी कंट्री ने भी इसको अपनाया था। टिप्पू सुल्तान राम मोहन रॉय भी एक ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए थे रिवोल्यूशनरी फ्रांस से। तो राजा राम मोहन क्या हुए थे, बॉर्न काफ़ी हुए थे इंस्पायर, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ बनाए थे और उन्होंने यूरोप में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे न्यू आइडियाज़ भी स्प्रेड किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लेटर द जुलाई रेवोल्यूशन, उन्होंने ये भी कहा था ही कुड थिंक, वो उनका मैं सोच रहा था, एंड टॉल्ट नथिंग एल्स व्हेन ही हियर्ड, उसने जुलाई में रेवोल्यूशन के बारे में सुना फ्रांस में। वन हिज वे टू इंग्लैंड एट केप टाउन, जब वो गए थे वह शिप पे, तो उन्होंने सबके बारे में सुना। फ्लाइंग, उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग भी उन्होंने लहराया था। तो ये पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बता दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। सो आपको कुछ ना समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर मुझे इसका सलूशन आपको चाहिए तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं इसका सलूशन भी बना के दे सकता हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।